किसी ने क्या खूब कहा है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल पर आपको रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियां देखने को मिलती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक कहानी लेकर आई हूँ जो है जीत आपकी। इसके लेखक है शिव खेड़ा जी। शिव खेड़ा जी अमेरिका में क्वालिफाइड लर्निंग सिस्टम यूएसए के संस्थापक है। ये एक लेखक, शिक्षक, बिजनेस सलाहकार, प्रेरक प्रवक्ता और सफल उद्यमी है। कई रूप है शिव खेड़ा जी के। ये लोगों को उनकी सच्ची क्षमता का एहसास कराने में प्रेरित और सूचित करते हैं। वे अपने असरदार संदेश दुनिया के दूसरी और अमेरिका से सिंगापुर तक ले जा चुके हैं। उनकी 30 साल की रिसर्च, सोच समझ और तजुर्बे ने लोगों पर विश्वास और खुशहाली के रास्ते पर बढ़ने में मदद की है। उनके अनुसार सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, ना कि छोटी मोटी लड़ाइयां जीतना। आप ऐसे लोगों से मिले ही होंगे जो अपनी जिंदगी बेमकसद गुजार रहे हैं। ऐसे लोग किस्मत के रास्ते से जो भी पाते हैं उसे ही कबूल कर लेते हैं। चंद लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें कामयाबी तुक्के से मिल जाती है, पर ज्यादातर लोग तो नाखुशी और हताशी में ही जिंदगी गुजार देते हैं। ये किताब ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनमें कामयाबी हासिल करने के लिए ना तो पक्का इरादा होता है, ना ही इसके लिए वे वक्त निकालते हैं और ना ही कामयाब होने के लिए कोशिश करते हैं। ये किताब आपके लिए है। सीधी सी बात है कि आप इस किताब को सुन रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर और खुशहाल बनाना चाहते हैं। इस किताब का मकसद ये है कि आपको आने वाली जिंदगी के लिए एक कार्य योजना तैयार करने में मदद करे। अगर आपने अब तक कोई कार्य योजना नहीं बनाई है तो ये किताब आपको 3 चीज बताएगी। पहली, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरी, किस तरह से उसे हासिल करना चाहते हैं। तीसरी, कब तक हासिल करना चाहते हैं। इस किताब को सुनते वक्त एक नोटबुक साथ रखें और उसे 3 हिस्सों में बांट लें। आपके लक्ष्य, आप अपने लक्ष्य कितने मुकामों से गुजर कर पाना चाहते हैं, और इस कामयाबी के लिए आपका टाइम टेबल। जब आप इस किताब को सुनकर खत्म करेंगे, आपकी नोटबुक ऐसी मजबूत नींव तैयार कर चुकी होगी जिस पर आप अपनी नई जिंदगी की इमारत खड़ी कर सकते हैं। इस किताब में बताए गए नियम और उसूल सर्वव्यापी है, जो हर हालात, हर मुल्क और हर संगठन में अप्लाई जा सकती है। जैसे कि प्लेटो ने कहा है, सच्चाई अमर है। इस किताब को शिव खेड़ा जी ने 11 अध्यायों में बांटा है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पहला अध्याय, जो है नजरिए का महत्व। मतलब हमें सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वे हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। जब बच्चे उस गुब्बारे को उड़ते देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती, वे उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का यही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसके जैकेट को खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहां एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़े तो क्या वे भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है।
हमारा नजरिया हमें कामयाबी कैसे दिलाता है, चलिए जानते हैं इस बारे में। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौकों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नजरिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी या खास तथ्यों या आंकड़ों मतलब रिजल्ट वगैरह की वजह से केवल 15% मौकों पर ही मिलती है। ताज्जुब की बात यह है कि जिंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों का केवल 15% हिस्सेदारी है, पर शिक्षा के मद की सारी रकम इन्हीं चीजों को पढ़ने में खर्च की जाती है। आज जो किताब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कामयाबी के 85% के बारे में है। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड, नजरिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज है। ये जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यवसायिक जिंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नजरिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नजरिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नजरिए के बगैर अपना किरदार अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र चाहे जो भी हो, कामयाबी की बुनियाद तो नजरिया ही है। अगर कामयाब होने के लिए नजरिए की इतनी अहमियत है, तो क्या हमें जिंदगी के बारे में अपने नजरिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से ये सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नजरिया हमारे मकसद पर कैसे असर डाल सकता है? चलिए जानते हैं। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वे अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज खुश इसलिए था कि वे संतुष्ट था। वे संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वे खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज को हीरो का महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वे अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज सो नहीं सका। वे असंतुष्ट हो चुका था, इसीलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वे हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा ना सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वे इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वे एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नालों में से अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। ये सोचकर कि वे पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि ये हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, ये तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहां पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहां से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें 6 सीख मिलती है। पहला, जब हमारा नजरिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई जमीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांवों तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरा, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। तीसरा, हम दूसरों के पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। चौथा,
जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। पांचवा, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। छठा, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वे ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। चलिए एक और कहानी सुनाती हूँ। हम सभी बाइबल में बताई गई डेविड और गोलियत की कहानी जानते हैं। गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वे इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? इस पर डेविड ने कहा, बात ये नहीं कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत ये है कि वे इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक ही नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वे आप सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नजरिया अलग था। अब बात आती है कि हम कामयाबी को कैसे देखते हैं। ये हमारे नजरिए से तय होता है। आशावादी, पॉजिटिव सोच वाले आदमी के लिए नजरिया कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है। दूसरी ओर निराशावादी सोच के आदमी के लिए ये रास्ते का रोड़ा बन सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच और कई अन्य किताबों के लेखक नेपोलियन हिल का कहना है कि हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का या अपने से भी बड़ा अवसर लाती है। चलिए कुछ संस्थाओं के नजरिए का महत्व जानते हैं। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग, संस्थाएं या देश दूसरों के मुकाबले अधिक कामयाब क्यों होते हैं? इसमें कोई राज नहीं छिपा। वे इसलिए कामयाब होते हैं कि वे दूसरों के मुकाबले अधिक असरदार ढंग से सोचते और काम करते हैं। वे अपनी सबसे कीमती जायदाद यानी लोगों में निवेश करते हैं। मैंने दुनिया की कई बड़ी कॉरपोरेशन के आला अफसरों से बात की और उनसे पूछा, अगर आपके पास जादू की छड़ी हो और आपको एक ऐसी चीज बदलनी हो जिससे आपको तरक्की मिल जाए, साथ ही उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी और लाभ भी बढ़ जाए, तो आप किस चीज को बदलना चाहेंगे? सवाल जवाब एक ही था। उनका कहना था कि वे अपने लोगों का नजरिया बदलना चाहेंगे। नजरिया बेहतर होने पर लोगों में टीम भावना बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और वे ज्यादा वफादार हो जाएंगे। कुल मिलाकर उनकी कंपनी में काम करने का बेहतर माहौल बन जाएगा। तजुर्बा बताता है कि किसी भी व्यापार की सबसे कीमती पूंजी उससे जुड़े लोग होते हैं। पूंजी या औजारों से लोगों की कीमत अधिक होती है। बदकिस्मती से सबसे ज्यादा मानव संस्थान ही व्यर्थ या बेकार चला जाता है। लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं या सबसे बड़ा बोझ भी बन सकते हैं। चलिए अब जानते हैं टोटल क्वालिटी पीपल यानी सारी खूबियों वाले लोग कैसे होते हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इनमें से ज्यादातर कार्यक्रम काफी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इनमें से कोई भी तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उनकी बुनियाद सही ना हो, और वे सही बुनियाद है टीक्यूपी। ये टीक्यूपी क्या है? इसका मतलब क्या है? टीक्यूपी का मतलब है टोटल क्वालिटी पीपल, यानी सारी खूबियों से भरे लोग। यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्य वाले और सकारात्मक नजरिए मतलब पॉजिटिव वाले लोग होते हैं। मुझे गलत ना समझे, अगर आपको दूसरे सारे प्रोग्रामों की जरूरत है, लेकिन वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी, और वे नींव सही है टीक्यूपी। उदाहरण के तौर पर कुछ ग्राहक सेवा कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करने वाले को प्लीज या थैंक यू कहना, मुस्कुराना और हाथ मिलाना सिखाया जाता है, लेकिन किसी आदमी में सेवा करने का जज्बा ही ना हो तो वह कब तक मुस्कुरा सकता है?
इसके अलावा लोग नकली मुस्कान को पहचान जाते हैं और अगर मुस्कान सच्ची ना हो तो उसे देखकर चिढ़ पैदा होती है। मेरा कहना यह है कि असलियत को दिखावे पर हावी होना चाहिए, ना कि दिखावे को असलियत पर। बेशक ग्राहकों से पेश आने वाले लोगों को प्लीज और थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए। ये बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखें कि अगर मन में सेवा करने की भावना हो तो आम जिंदगी में ये बातें खुद ब खुद आसानी से शामिल हो जाती हैं। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेज पास्कल से मिला। उनसे कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। महान संगठनों को तनख्वाह या काम करने के हालात के पैमाने पर नहीं आंका जाता, उन्हें भावना, नजरिए और आपसी संबंधों के पैमाने पर आंका जाता है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता, तो इसके दो मायने हो सकते हैं। या तो उसका मतलब है कि उन्हें वे काम करने का तरीका मालूम नहीं है, या फिर वे उस काम को करना नहीं चाहते। अगर वे काम करने का तरीका नहीं जानते हैं तो ये एक टेक्निकल ट्रेनिंग का मुद्दा है, लेकिन अगर वे काम नहीं करना चाहते तो ये नजरिए से जुड़ा मुद्दा हो सकता है, या वे नैतिकता का मुद्दा हो सकता है कि वे ये मानते हैं कि उन्हें ये काम करना नहीं चाहिए। कैलगरी टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर है। उसका कुल वजन 10,884 टन है। उनमें से 6,349 टन वजन जमीन के अंदर है, जो लगभग कुल वजन का 60% है। इससे जाहिर होता है कि भव्य दिखने वाली कई इमारतों की नींव काफी मजबूत होती है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी के टिके रहने के लिए भी मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है। और कामयाबी की बुनियाद होती है नजरिया, होलिस्टिक अप्रोच, मतलब संपूर्णतावादी नजरिया। ये क्या होता है, चले मैं इसके बारे में बताती हूँ। मैं संपूर्णतावादी नजरिए में यकीन रखता हूँ। हम केवल हाथ, पांव, आंख, कान, दिल और दिमाग नहीं, बल्कि एक संपूर्ण इंसान है। काम करने के लिए एक पूरा आदमी होता है और काम करके एक पूरा आदमी लौटता है। घर की परेशानियां हमारे कामकाज पर और कामकाज से जुड़ी परेशानियां हमारी पारिवारिक जिंदगी पर असर डालती है। पारिवारिक समस्याओं की वजह से तनाव का शिकार होने पर हमारी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। इसी तरह कामकाज से जुड़ी परेशानियां न केवल हमारे परिवार बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। निजी पेशे से जुड़ी और सामाजिक समस्याएं एक दूसरे पर लाजमी तौर से असर डालती है। अब आपके नजरिए को कौन कौन से कारक तय करते हैं, चलिए उनसे संबंधित कुछ बात करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हम नजरिए के साथ ही जन्म लेते हैं या उसे बड़ा होने पर विकसित करते हैं? हमारा नजरिया किन चीजों से बनता है? अगर माहौल की वजह से जिंदगी के बारे में आपका नजरिया नकारात्मक हो गया है, तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारे नजरिए का ज्यादातर हिस्सा हमारी जिंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। ये सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ खासियतों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नजरिया बनता है उसे खास तौर से ये 3 चीजें तय करती है। नंबर 1, माहौल यानी एनवायरमेंट। सेकंड, तजुर्बा, एक्सपीरियंस। तीसरा, शिक्षा, एजुकेशन। इन्हें हम नजरिए के तो ईएस कह सकते हैं। अब इन तीनों पर नजर डालते हैं। पहला, माहौल। माहौल में ये चीजें शामिल होती है। घर अच्छा है या बुरा, ये हम पर असर डालता है। स्कूल, साथियों का दबाव। काम, मददगार या जरूरत से अधिक नुक्ताचीनी करने वाले सुपरवाइजर। मीडिया, टेलीविजन, अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्में। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, परंपराएं और मान्यताएं, सामाजिक माहौल और राजनीतिक माहौल। ऊपर बताए गए सारे माहौल मिलकर हमारी तहजीब बनाते हैं। घर हो, संस्था हो या देश हो, हर जगह की अपनी एक तहजीब होती है। उदाहरण के तौर पर आप एक स्टोर में जाते हैं तो वहां के मैनेजर से लेकर सेल्स क्लर्क तक को विनम्र, मददगार, दोस्ताना और खुशमिजाज से भरा पाते हैं। फिर आप दूसरी दुकान में जाते हैं
तो वहां काम करने वालों को रूखा और बदतमीज पाते हैं। आप एक घर में जाते हैं तो वहां माँ बाप और बच्चों को तमीज वाला, मिलनसार और दूसरों का ख्याल रखने वाला पाते हैं, जबकि दूसरे घर में जाने पर हर आदमी को कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ता पाते हैं। जिन देशों की सरकार और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहां के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, कानून का पालन करने वाले और मददगार होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा काम करने वाले की भी काम करने की शक्ति घट जाती है। तहजीब कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती है, बल्कि वे हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल में लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। जहां कानून का ना होना ही कानून बन जाता हो, वह ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। कुछ समय निकालकर इस बात का गौर कीजिए कि हमारा माहौल हम पर कैसे असर डालता है और हम जो माहौल तैयार करते हैं वे दूसरों पर कैसा असर डालता है। चलिए अब जानते हैं तजुर्बे के बारे में। अलग अलग लोगों से मिले तजुर्बों के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नजरिया अच्छा होता है, पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी जिंदगी के संदर्भ बिंदु बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं जो भविष्य के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। अब आते हैं एजुकेशन पर। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। शिक्षक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है। इसके असर की लहरें अनगिनत हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं, बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। सकारात्मक नजर वाले लोगों को कैसे पहचाने? जिस तरह सेहत खराब ना होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक ना होने का मतलब ये नहीं होता कि वे सकारात्मक है। सकारात्मक नजरिए वाले लोगों की शख्सियत में कुछ ऐसी खासियतें होती हैं जिनकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग दूसरों का ख्याल रखने वाले, आत्मविश्वास से भरे, धीरज वाले और विनम्र होते हैं। ये लोग खुद से और दूसरों से काफी ऊंची उम्मीदें रखते हैं। उन्हें अच्छे नतीजे हासिल होने की आशा रहती है। सकारात्मक नजरिए वाला आदमी हर मौसम में फलने जैसा होता है। उसका हमेशा स्वागत किया जाता है। अब जानते हैं कि सकारात्मक नजरिए के क्या फायदे हैं। बेनिफिट ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक नजरिए के कई फायदे होते हैं। इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आसानी से दिखाई देने वाली चीज को उतनी ही आसानी से अनदेखा भी किया जा सकता है। चलिए जानते हैं इसके फायदे। नंबर 1, शख्सियत खुशनुमा हो जाती है। नंबर 2, जोश पैदा होता है। नंबर 3, जिंदगी का आनंद बढ़ जाता है। नंबर 4, आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है। और नंबर 5, आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य और राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हैं। और संस्थाओं के नजरिए से देखें तो उनकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, टीम भावना बढ़ती है, समस्याएं हल हो जाती है, गुणवत्ता यानी क्वालिटी बढ़ जाती है, माहौल आपके मुताबिक बनता है, वफादारी बढ़ती है, लाभ ज्यादा मिलता है, मालिक, कर्मचारी और ग्राहक के बीच बेहतर संबंध बनते हैं और तनाव कम होता है। अब नकारात्मक नजरिए के नतीजे भी देख लेते हैं। जिंदगी की राह रुकावटों से भरी पड़ी है और अगर हमारा नजरिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। नकारात्मक नजरिए वाले लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी और संबंधों को कायम रख पाना काफी मुश्किल होता है। नकारात्मक नजरिए की वजह से
संबंधों में कड़वाहट पड़ती है, लोग नाराज रहते हैं, जिंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब होती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ता है। नकारात्मक नजरिए की वजह से घर और कामकाज की जगह का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा आदमी समाज के लिए बोझ बन जाता है। ये लोग अपने नकारात्मक नजरिए को छुआछूत रोग की तरह अपने आसपास के लोगों और आने वाली पीढ़ियों तक फैला देते हैं। अपने नकारात्मक नजरिए से वाकिफ होने के बाद हम उसे बदलते क्यों नहीं? इंसान का स्वभाव आमतौर पर बदलाव विरोधी होता है। हमें बदलाव तकलीफ दे लगता है, बदलाव का नतीजा अच्छा हो या बुरा, पर अक्सर इससे तनाव बढ़ता है। कई बार हम अपनी बुराइयों के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलावों को भी कबूल नहीं करना चाहते। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने एक ऐसे कैदी के बारे में लिखा जो सालों तक एक काल कोठरी में कैद रहा। सजा काट लेने के बाद उसे आजाद कर दिया गया। उसे काल कोठरी से बाहर खुली धूप में लाया गया। उस आदमी ने अपने चारों ओर देखा। कुछ देर में ही वे अपनी इस नई आजादी से परेशान हो गया। उसने वापस काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की। वे आजादी और खुली दुनिया के बदलावों को कबूल करने के बजाय काल कोठरी, अंधेरे और हथकड़ियों में ही सुरक्षा और आराम महसूस कर रहा था, क्योंकि वे उन्हीं का आदी हो चुका था। इन दिनों भी कई कैदी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। एक अनजाने संसार के साथ तालमेल कायम करने का तनाव उनको बर्दाश्त से बाहर होता है, इसीलिए वे जानबूझकर और अपराध करते हैं ताकि उन्हें वापस जेल में भेज दिया जाए। वहां उनकी आजादी पर भले ही पाबंदी रहती हो, लेकिन उन्हें अपने बारे में कम फैसले लेने पड़ते हैं। अगर हमारा नजरिया नकारात्मक है तो हमारी जिंदगी सीमाओं में कैद है। ऐसे नजरिए की वजह से हमको अपने काम में सीमित कामयाबी मिल सकेगी, हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम जिंदगी का कम आनंद उठा पाएंगे। अगले अध्याय में मैं सकारात्मक नजरिया विकसित करने के तरीकों के बारे में चर्चा करूंगी। हो सकता है कि सकारात्मक नजरिया विकसित करने के लिए हमको थोड़ा तनाव झेलना पड़े और बदलाव की वजह से अनिश्चितता सी महसूस हो, पर यकीनन हमें इसका लाभ होगा। दोस्तों, पहले अध्याय में हमने पॉजिटिव अप्रोच यानी सकारात्मक सोच के बारे में जाना। आशा करती हूँ इस अध्याय को सुनकर आपकी सोच में भी कुछ परिवर्तन आया होगा। अगर आपको इससे कुछ भी बेनिफिट लगता है तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों कहानी के दूसरे भाग में। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।